So hello everyone, welcome back to Law Prep tutorial. In today's video, we'll be discussing, as you have seen from the heading of the topic itself or from the thumbnail itself, today we'll be discussing how to get into PSUs by the way of CLAT PG. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो है देखा है कि what are the various benefits of clearing CLAT PG. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट या फिर को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट या फिर सबसे अट्रैक्टिव जो या लुक्रेटिव बेनिफिट इज के यू गेट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन क्लैट इन PSUs, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. सरकारी कंपनी में आप जो है एक लॉ ऑफिसर बन जाते हो इस क्लैट PG एग्जाम के द्वारा. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आप कैसे जो है क्लैट PG में अच्छा स्कोर करके या फिर कितना स्कोर करना पड़ेगा आपको ताकि आप जो है क्लैट PSU में जो है एक लॉ ऑफिसर जो है वो बन सके. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहला है कि चलो क्लैट PG जो है रफली 10,000 बच्चे देते हैं. ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 10,000 लोग देते हैं, जिसमें से कि 2-3 हज़ार जो लोग होते हैं. अच्छा, ये एग्ज़ाम जो है इसमें सबसे कम कॉम्पिटिशन है. क्लैट PG एग्ज़ाम में सबसे कम कॉम्पिटिशन है, लगभग 10,000 लोग देते हैं और उसमें भी मैक्सिमम 1,500 से 2,000 बच्चे ही सीरियस होते हैं. ठीक है, अब उसमें भी जो है जो क्लैट PSUs है वो किन किन को बुलाती है. अब जैसे कि अलग अलग PSUs है, जैसे कि ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, या फिर ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, या फिर भेल है, या फिर NTPC है, या फिर अलग अलग जो है वेरियस मिनी रत्नाज या फिर नवरत्ना, जो अलग अलग कैटेगरी है उनकी PSUs की, वो अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालती है. कोई भी वैकेंसी मतलब फिक्स नहीं है उनकी कि इतनी ही वैकेंसीज आएंगी. दैट इज़ वो हर बार जो है चेंज होती रहती है. तो कहने का मतलब है कि जितनी वो वैकेंसीज निकालते हैं, मान लो कि 3 वैकेंसी निकाली, 7 वैकेंसी निकाली, 10 वैकेंसी निकाली, एक PSU ने मान लो 10 वैकेंसी निकाली, तो उन 10 वैकेंसीज के 3 गुना, लगभग 3 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू GD के लिए बुलाया जाता है, और फिर जो है उसके थ्रू आगे का प्रोसेस जो है वो होता है. तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप क्लैट PSU अगर आप इंटरव्यू दोगे या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या GD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप ये जान सको कि आप वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचोगे कैसे, इंटरव्यू की स्टेज या GD की स्टेज तक पहुँचोगे कैसे. तो इंटरव्यू या फिर GD की स्टेज तक आप पहुँचोगे अगर आपकी रैंक आती है 1 से 40 के बीच में. अगर 1 से 40 के बीच में आपकी रैंक आ गई, मान लीजिए कि आपकी रैंक 23 आ गई, तो 23 में आपको शॉर्ट कॉल मिलेगा इंटरव्यू का. आपको जो है 100% जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो आराम से निकल ही जाती है कि इतने अगर आपने स्कोर किया, इतनी आपकी रैंक आई है, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए. एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया तो फिर जो रास्ता है, जो पाथ है, दैट बिकम्स वेरी मच ईजी. यू गेट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन PSUs. लेकिन अगर आपकी रैंक है फ्रॉम 40 to 60, अब इसमें जो है चांसेस अच्छे खासे हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि शॉर्ट है, जैसे कि 1 से 40 के बीच में अगर आपकी रैंक आई तो, लेकिन 40 से 60 के बीच में अगर आपकी रैंक है, इफ यू आर रैंक बिटवीन 40 to 60, तो उसमें आपके इंटरव्यू कॉल के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन शॉर्ट 100% चांसेस हो 100% आपको बुलाया जाए, ऐसा जो है गारंटी नहीं है. दैट इज ऐसा भी हुआ है कि जिसकी किसी की रैंक अगर 70 आई है, ऑल इंडिया रैंक 70 आई है, उसमें भी जो है इंटरव्यू कॉल आया है, लेकिन दैट इज नॉट 100% कि आपको आ ही जाएगा अगर आप 70 या 70 के बियॉन्ड अगर आप कोई स्कोर करते हो तो, 70 या 70 के बियॉन्ड आपकी रैंक रहती है तो. लेकिन अगर आपकी रैंक है 1 to 40, 1 से 40 के बीच में, तो आपको शॉर्ट जो है क्लैट PSU के इंटरव्यू के लिए क्लैट PSU की इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें ये टारगेट रखना है, हमें किसी भी तरीके से बिलो 50 रखना है, और हो सके तो 40 के अंदर तक ही रखना है. ठीक है, अगर हमको शॉर्ट इंटरव्यू के लिए कॉल चाहिए तो. ठीक है, सबसे पहला मुझे कोई भी अगर चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इन माई माइंड इज माई एम. मेरा टारगेट मुझे पता होना चाहिए. मेरा अगर टारगेट ही मुझे पता नहीं होगा तो मैं उस डायरेक्शन में मेहनत या फिर उस डायरेक्शन में जो है हार्डवर्क कर नहीं पाऊंगा. एक बार मुझे पता चल गया कि मेरा टारगेट क्या है, कि 40 के अंडर जो है मेरी रैंक आए, तो अब उसके रिगार्डिंग जो है मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ. उस चीज़ को एज अ टारगेट बना के मैं उसके ऊपर फोकस कर सकता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सेफेस्ट रैंक है 1 से 40, उसके बियॉन्ड 40 to 60 जो है एक सेफ रैंक है, लेकिन उसमें आपको शॉर्ट कॉल होगा इंटरव्यू का, दैट इज नॉट गारंटीड. नेक्स्ट, अब एक बार आपने मान लो कि 1 to 40 के अंदर रैंक जो है वो स्कोर कर ली. ठीक है,
तो अब जब आपने रैंक स्कोर कर ली है, 40 के अंडर स्कोर कर ली है, तो अब आपको होगा कॉल, इंटरव्यू कॉल होगा। अभी भी जो है डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिली है, ये बात ध्यान रखना कि आपने 1 से 40 के बीच में रैंक स्कोर की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। अभी भी एक स्टेप बाकी है, दैट स्टेप इज इंटरव्यू या फिर कुछ एक जगह जीडी भी होता है। जीडी इज ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन एक तरीके से छटनी टाइप होता है। ग्रुप डिस्कशन होता क्या एग्जैक्टली कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और फिर जो है उसके बेसिस पे मतलब एक ग्रुप में जो है डिस्कशन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा बोलता है या जिसके व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्रिस्प होते हैं, वो अपने व्यूज़ को जो है पुट फॉरवर्ड आराम से कर पाता है, क्लियरली कर पाता है, और ये सब चीज़ें जो है जीडी में देखी जाती है। तो एक तरीके से वो छटनी का प्रोसेस है, फिल्टरिंग प्रोसेस होता है एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो फिर इंटरव्यू में जो है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो एक बार आपके स्कोर आ गया 1 to 40 के बीच में, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाएगा। आपके लिए जो है इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए जो आपकी नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, वो आपकी एग्जाम के थ्रू चेक हो चुकी है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो तो उस इंटरव्यू में बहुत रेयरली जो है होता है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है। नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसका आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके जो है थॉट्स क्या हैं, आप अपने व्यूज़ को पुट फॉरवर्ड क्लियरली कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, सामने वाले की बात आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, कोई भी सिचुएशन में आप जो है टैकल उस सिचुएशन से कैसे करते हो। दैट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती है और यही क्वालिटीज़ जो है आपकी देखी जाती है। नॉलेज आपकी उन लोगों ने चेक कर ली है, ठीक है, नॉलेज आपकी चेक कर ली है, लेकिन फिर भी जो है नॉलेज के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया लॉ के ऊपर तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे नहीं आएगा, वैसे तो अगर आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की तो आपको आंसर वहाँ पे उस पर्टिकुलर लॉ का या फिर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा गया है तो उसके ऊपर आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो थोड़ा सा वो नेगेटिव पॉइंट बन सकता है कि आपने प्रिपेयर फिर जो है किया तो आपको इतना तो पता होना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉ की नॉलेज को जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार ब्रशअप करना है। ब्रशअप करना मतलब एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि हाँ जो बेसिक्स है वो पता होनी चाहिए कि ये लैंडमार्क केस था, इसमें क्या बोला गया था, या फिर आर्टिकल 21 जो है वो किसके बारे में है, या फिर गोल्डन ट्रायंगल रूल क्या है, या फिर CSR क्या है, या फिर जो है फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या है। ये सब टॉपिक से थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जो है होना चाहिए। अब क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनका नॉलेज आपको वैसे भी हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब तक एग्जाम दिया उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आता है तो उस वक्त तक हम लोग जो है जनरली पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़ते नहीं तो हमसे हमारे दिमाग से जो है वो टॉपिक या तो निकल जाता है या हमें याद नहीं रहता, उस वक्त जो है क्लिक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना आपको ज़रूरी है। जब इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू से पहले आपको रिवीजन करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अब वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी कैसे, कि कोई भी इंसान कैसे बना है, ठीक है, कोई भी इंसान कैसे बना है, उसने लाइफ में अपने जो डिसीजंस लिए हैं उसके पीछे लॉजिक क्या था, अगर उसने क्लैट PG दिया है तो किस पर्पज से दिया है, ठीक है, अगर वो उसने लॉ लिया है, उसने जो स्ट्रीम्स 11th-12th में ली है तो वो क्यों ली है, उसने लॉ स्ट्रीम चूज़ की है तो क्यों चूज़ करी है, उसके क्या पर्क्स है, क्या बेनिफिट्स है। उसके अलावा आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, चाहे दोस्तों के साथ मज़े किए हों या फिर जो है अपनी करियर के रिगार्डिंग अलग अलग डिसीजंस लिए हों, उन सब के पीछे आपको एक रीज़न पता होना चाहिए। आपको वो रीज़न प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी हैं तो इसके पीछे लॉजिक है, आपने ये करियर चूज़ किया तो क्या रीज़न था कि आपने ये फील्ड चूज़ की, ठीक है। तो ये सब का आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आप जो है हाथों हाथ क्लिक नहीं कर पाता आपको कि मैंने ये चीज़ की थी तो क्यों की थी। और अगर आपका कोई गैप है, मान लीजिए कि आपका बीच में कोई साल ड्रॉप हो गया था, तो उस ड्रॉप का भी जो है आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। तो पहले से आपको उसके लिए प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन की बात समझना और समझ के उसका लॉजिकली और करेक्ट आंसर देना। दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आप अगर जो है आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को अपने वर्ड्स में ढंग से बता नहीं पाते, सामने वाले पर्सन को इतना इजीली बता नहीं पाते हैं, तो फिर आपकी नॉलेज का जो है कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। तो कोई भी जॉब होती है, कोई भी सर्विस होती है, उसमें इन दी एंड जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर आपकी वीक है तो। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं
तो आपको जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। जो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मेरी वीकनेसेस है, या फिर मुझे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है उसमें घबरा जाता हूँ, तो वैसे क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कि आपसे जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको एकदम ध्यान से सुने, उसको समझें, समझने के बाद जो है उसका लॉजिकली आंसर दें। दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वर्क आपको करना है। अब कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाते हैं, हम लोगों ने देखे हैं कि जितनी वैकेंसीज होंगी उसके लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स जो है बुलाए जाते हैं। मान लो कि अगर 8 वैकेंसीज है तो 24 इन्हें बुलाए जाएंगे। लिए तो 8 ही जाएंगे, लेकिन बुलाए जो है 24 जाएंगे, 3 गुना बुलाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से फिर कुछ एक छट भी जाते हैं, और जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है पीएसयूज हायर कर लेती है। ठीक है, तो इंटरव्यू में कैसे अपीयर करना है, कैसे क्रैक करना है, उसके अलावा जो बेसिक्स है कि इंटरव्यू के लिए जब कभी भी आप कहीं भी इंटरव्यू पे जाते हो, सो आपकी ड्रेसिंग सेंस भी जो है वैसी होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस कैजुअल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल सेटिंग्स में जा रहे हो तो आपका जो है ड्रेसिंग सेंस से दिखना चाहिए कि यू आर एन ऑफिसर, यू आर एलिजिबल टू बिकम अ लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी बेसिक दैट यू मस्ट नो। और लास्ट कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्लैट में अगर हम क्लैट पीजी में हम लोगों ने अगर 1 से 40 के बीच में रैंक स्कोर कर ली तो हमारा इंटरव्यू आ जाएगा। इंटरव्यू आ गया तो हम लोग जो है उसको क्रैक कैसे करेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन उस स्टेज तक जाने के लिए आपको क्लैट पीजी का एक ब्रिज टाइप है, ब्रिज कह लो या रोड ब्लॉक कह लो या ऑब्स्टिकल कह लो या अपॉर्चुनिटी कह लो, कुछ भी कह लो, उसको आपको जो है पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें भाई, क्लैट पीजी देना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पीएसयूज आपको बुलाएंगी, डायरेक्टली तो बुलाएंगे नहीं। तो क्लैट पीजी आपको क्लियर करना है तो कैसे करना है, तो क्या चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना है और क्या चीज़ें नहीं है जिस पे ध्यान नहीं रखना, मतलब उसकी अगर आप उसमें इनपुट लगाओगे तो इतना ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो भी आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा दिलाएंगी। ठीक है, तो इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, हम लोगों ने इसी चैनल पे जो है एक वीडियो उस पर डाल रखा है। तो आप जो है अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस नहीं पता है या इसका पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे, जैसे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस जो है वो बहुत आते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल्स है, हिस्टोरिकल स्कूल है, रियलिस्ट स्कूल है, ये सब स्कूल्स पे जो है आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसको समझो। कौन पर्सन, जैसे सैलमंड है वो कौन से स्कूल का है, ठीक है, सैलमंड के क्या थॉट्स थे, ये सब। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में जो है अलग अलग डॉक्ट्रीन्स है, जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, या फिर पिथ एंड सब्सटेंस है या फिर डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर है। तो ऐसे डॉक्ट्रीन्स को आपको समझना पड़ेगा, आपको जो है उनको कैसे वो अप्लाई होते हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा रीसेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स, जो पिछले 2 साल के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अगर पता हो तो सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग जो है अभी कुछ एक महीने पहले ही जो है एक बहुत लैंडमार्क केस लॉ आया था। ठीक है, सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो रिसेंट और लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 2 साल के लिए तो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। उसके अलावा जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस है, शिरूर मठ केस है, उसके अलावा इंदिरा सानी केस है, IR कोलो केस है, मिनर्वा मिल्स है, SR बोमई केस है, गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह है, शंकरी प्रसाद है, और इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स है। ऐसे करते करते बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं वो आपको आने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने नहीं देखे, फिर फैमिली लॉ के आपको आने चाहिए, नीतू कोहली वर्सेस नलिन कोहली, ऐसे वाले जो केस लॉज हैं वो आपको आइडिया उसका होना चाहिए कि इसमें ऐसे एग्जैक्टली क्या बात की गई थी। ठीक है, और उसके बाद आता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक्स करिए। देखिए, कई मॉक्स एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से रिहर्सल होती है, जो फाइनल बैटल होती है उससे पहले जो प्रैक्टिस होती है दैट इज मॉक्स। तो मॉक्स आप जितना करोगे आपको एक टाइम पे यह आइडिया हो जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक या कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। तो अब जो स्ट्रांग है उस पर मुझे थोड़ा सा कम वर्क करना है, क्योंकि वो पहले से मेरा स्ट्रांग है, उसको ऑल टुगेदर छोड़ना नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ा सा कम वर्क करना है। लेकिन जो वीक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ बनी रहे और जो मेरी वीकनेस है वो भी मेरी स्ट्रेंथ बन जाए। तो दोनों तरफ से मेरी स्ट्रेंथ बन गई तो अब मेरा एग्जाम जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा तभी आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है। प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद अपने मॉक्स को एनालिस करना है
कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो मेरे ज़्यादा गलत होते हैं, या फिर लेबर लॉस के ज़्यादा अगर पैसे जाते हैं तो मेरे लेबर लॉस के ज़्यादा गलत होते हैं, या जूरिस्प्रूडेंस से ज़्यादा गलत होते हैं। तो एक बार मुझे अगर पता चल जाएगा कि मेरी ये चीज़ वीक है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा उसके ऊपर हार्ड वर्क करके मैं जो है उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। तो मॉक एनालिसिस करना है, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, इसके ऊपर कम वर्क करना है, क्योंकि ये पहले से स्ट्रेंथ है, इसको ऑल टुगेदर छोड़ना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वर्क करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस वीकनेसेस पे रखना है, वीकनेसेस पे ज़्यादा वर्क करना है ताकि वो वीकनेसेस रहे नहीं। ठीक है, अब कौन कौन सी PSUs हैं जो कि क्लैट PG के स्कोर पे जो है रिक्रूटमेंट करती है वो हम देखते हैं। तो PSUs हायरिंग थ्रू क्लैट PG, पहली है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फिर NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, फिर है बेल, फिर IOCL और फिर है ऑयल। तो ये कुछ एक कंपनीज है जो कि PSUs के थ्रू क्लैट PG के थ्रू जो है अपनी हायरिंग करती है लॉ ऑफिसर्स की। सो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्लैट PSU में कैसे जो है आप जा सकते हो, कैसे उसमें लॉ ऑफिसर बन सकते हो, वो इस वीडियो के थ्रू आपको उसका आंसर मिल गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ क्लैट PG by Law Prep Tutorial. Thank you everyone.